हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है आपका आपकी इस ऑपरेशन सीरीज में, जिसमें हम डेली का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और आज हम 15 अक्टूबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, डेली का करंट अफेयर्स हमारा यूट्यूब पर रहता है, जिसमें हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अच्छे से देखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम स्टैटिक पोर्शन को भी इस क्लास में साथ में ही देखते हैं, ताकि हमारा यदि स्टैटिक से संबंधित कभी कोई प्रश्न बनता है एग्जाम में करंट से रिलेटेड, तो वहां पर हम अच्छे से क्या कर पाए, अच्छे से सही आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी पहली खबर से। और आज की पहली खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न बनता भी है। और आप जानते हो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। कोई सी भी एग्जाम हुई, उसमें किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को मिला है, किस क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और ये किस देश से संबंधित है, ये बात भी यहाँ से पूछी जा सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, स्टेटिक अगर बात करें दोस्तों, तो कब शुरुआत हुई नोबेल पुरस्कार की, क्यों दिए जाते हैं, कौन सी सरकार देती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे, ताकि एग्जाम में यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न बने तो हम बेहतर तरीके से सही आंसर तक पहुंच पाए। पहली बात करते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन की। यहाँ पर 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों, 2024 में यह जो है पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनका नाम है डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको क्या है, यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024। इन्होंने किस क्षेत्र में अपनी खोज करी, क्या है, इनने क्या योगदान दिया, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की। और नोबेल पुरस्कार में भी किसकी दोस्तों, अर्थशास्त्र की। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों 1968 में स्टैब्लिश किया गया। और 1968 में स्टैब्लिश करने के बाद यह दोस्तों 1969 से वितरित किया जाने लगा है। कब से? 1969 में पहली बार जो है इसे वितरित किया गया था। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, स्वीडिश रिक्स बैंक के नाम से भी, स्वीडिश रिक्स बैंक के नाम से भी इस पुरस्कार को जाना जाता है। ये बात आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। और 1968 में इसकी स्थापना हुई, 1969 से ये वितरित किए जा रहे हैं। थोड़ा सा नोबेल प्राइज के इतिहास को समझते हैं दोस्तों। प्रारंभिक रूप में नोबेल पुरस्कार का इतिहास हम जाने उससे पहले जो व्यक्ति है जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, जिनके नाम से इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, उनको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक नाम याद रखना, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, या आप इन्हें अल्फ्रेड नोबल के नाम से भी समझ सकते हो। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल जो है, इन्हीं के नाम से यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। थोड़ी सी मैं स्टोरी समझाता हूँ, इनकी कहानी समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल एक नाम है, और इन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है स्वीडन की स्टॉकहोम, जिसकी राजधानी है, यहाँ से इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके नाम से यह इतना बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में जानना भी थोड़ा सा क्या है, आवश्यक है। चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, इमैनुअल मैनुअल से। इमैनुअल मैनुअल जो है वो अल्फ्रेड नोबल के पिताजी थे, और मूल रूप से वो व्यवसायी थे दोस्तों, और रूस में जो है जाकर आगे अपना कारोबार बढ़ाते हैं। पहली बात, आप अल्फ्रेड नोबल के अगर बचपन की बात थोड़ा सा समझे दोस्तों, तो ये अक्टूबर में इनका जन्म हुआ था, 21 अक्टूबर 1833। ठीक है, और इनकी डेथ होती है दोस्तों कब, 10 दिसंबर 1896। तो यहाँ हो गई इनकी डेथ, और यहाँ हो गया इनका बर्थ। ठीक है, ये दोनों नाम इसलिए बता रहा हूँ, दोनों डेट इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनता है। देखो, प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में जब इनका जन्म हुआ था, उस समय जो है अक्टूबर माह में ही इन पुरस्कारों की क्या की जाती है दोस्तों, घोषणा की जाती है। और अभी हम अक्टूबर को ही देख रहे हैं, और इसी अक्टूबर में किन किन व्यक्तियों को कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा, इस बात की घोषणा की जाती है। और इनका वितरण किया जाता है कब दोस्तों, इनकी पुण्यतिथि के दिन, मतलब दिसंबर में इनका क्या किया जाता है, इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और अब बात कर ले तो थोड़ा इनके इतिहास की। अल्फ्रेड नोबल जो है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था इमैनुअल नोबल। क्या नाम था? इमैनुअल नोबल। और इमैनुअल जी जो है ये क्या थे दोस्तों, मूल रूप से एक इंजीनियर थे और एक व्यवसायी थे। ठीक है, व्यापार करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इनकी कुल संतानें दोस्तों 8 थी,
और इन 8 संतान में एक अल्फ्रेड नोबल भी थे, और ये दोनों भी, जो इनकी बीवी और ये, कुल मिलाकर इनके परिवार में 10 सदस्य थे। और इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि एक परिवार के जो 10 सदस्य हैं इनका पेट अच्छे से भर पाए। लेकिन ये क्या करते हैं, स्वीडन से फिर जो है कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, रूस चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये, रूस में जाते हैं। और रूस में जाकर अपना जो है कारोबार देखते हैं, काम काज देखते हैं। वहाँ इन्हें काम मिल भी जाता है, क्योंकि रूस में उस समय रूस का एक युद्ध चल रहा होता है ब्रिटेन, फ्रांस और इन देशों से, जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध आपने सुना होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रीमिया का युद्ध। और इस क्रीमिया के युद्ध में ही दोस्तों क्या होता है, इनके पिताजी उस समय पहुंचते हैं। ये देखो 1853 और 1856 के आसपास ये युद्ध लड़ा जाता है सॉरी। और इस युद्ध में रूस जो है, इसके विपक्ष में कौन कौन रहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और ये सारे देश, ठीक है। तो जब ये रूस पहुंचते हैं इमेनुअल नोबल, तो वहां पर जो है हथियारों के लिए, अब आप जानते हो ये व्यापारी थे और ये साथ में इंजीनियर भी थे, तो हथियार बनाना इनका काम था। तो ये क्या करते थे, हथियार बनाते थे। तो जब ये हथियार बना रहे थे और इधर क्रीमिया का युद्ध भी चल रहा था, तो हथियारों की अच्छी आवश्यकता पड़ रही थी। तो ऐसे में इनकी स्थिति अच्छी हो चुकी थी। तो ये क्या करते हैं, अपनी फैमिली को भी कहाँ बुला लेते हैं, रूस बुला लेते हैं। तो जब इनकी फैमिली रूस पहुंचती है, तो उस समय जो है अल्फ्रेड नोबल जो है वो कितने वर्ष के हुआ करते थे, 16 वर्ष के हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब पूरी फैमिली वहां पर सेटल हो जाती है, सब कामकाज चल रहा होता है, तब क्रीमिया का युद्ध धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। जब क्रीमिया का युद्ध खत्म हुआ, वापस हथियारों की जो है आवश्यकता कम पड़ने लगी और इनकी स्थिति वापस धीरे 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 डाउन होने लगी। अब उस समय जो है ये जो नोबल है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल जो है, ये भी बड़े हो चुके थे, 16 वर्ष के थे, और इन्होंने केमिकल में इंजीनियरिंग की थी दोस्तों। पहली बात तो आप ये भी याद रखो कि ये केमिकल इंजीनियर थे, और केमिकल इंजीनियर के साथ साथ दोस्तों एक साइंटिस्ट भी थे, ये इनके बारे में आपको पता ही है। तो इन्होंने अपने पिताजी के साथ जो है काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जब धंधा खत्म होने लगा, तो इन्होंने एक स्वयं की फैक्ट्री खोली थी 1862 में। 1862 के आसपास इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन, किसकी दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन, जब इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्री खोली, तो बहुत अच्छे से चली। ये एक चिपचिपा पदार्थ रहता है दोस्तों। बहुत टाइम तक इन्हें लगा कि हाँ अब जो है अपनी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इस नाइट्रोग्लिसरीन की जो फैक्ट्री रहती है, इसमें लग जाती है आग, क्योंकि इनके नसीब इतने अच्छे तो थे नहीं, तो आग लगना संभव था। आग लगी तो फिर से ये परेशान होने लगे, फिर से चीज़ें बिगड़ने लगी। और दोस्तों फिर से जो है इनके इस नाइट्रोग्लिसरीन की आग में जो इनके खास खास व्यक्ति थे, इनके भाई जो थे, इनके जो भी मदद करने वाले लोग थे, इन सबकी उस आग में जलकर क्या हो गई, मौत हो गई। बहुत बार इनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा। बहुत अच्छे लोग जो इनके साथ थे वो भी चले गए, फिर से ये रह गए दोस्तों अकेले। इनके लिए वापस चीज़ें शुरू करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी, और आगे जाकर दोस्तों 1867 के आसपास इन्होंने डायनामाइट की खोज कर दी। किसकी दोस्तों, डायनामाइट की खोज कर दी। डायनामाइट आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है, अल्फ्रेड नोबल। और इन्होंने डायनामाइट की जब खोज करी, तो इनको फिर से बहुत सारी प्रतिष्ठा मिली, बहुत सारा इनको सम्मान मिला, और इनकी स्थिति में काफी अच्छा जो है सुधार हो चुका था। ठीक है, चीजें काफी हद तक बहुत बेहतर हो चुकी थी। लेकिन धीरे 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 समय आगे बढ़ा, और एक दिन जब ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे दोस्तों, पढ़ रहे थे, तो 1888 की ये घटना बता रहा हूँ। 1888 में जब इन्होंने न्यूज़पेपर खोला, तो उस न्यूज़पेपर में इन्हें दिखा कि मौत के सौदागर की मौत, ऐसा लिखा हुआ इन्हें दिखा, और इनका नाम लिखा हुआ था साइड में। तो इन्होंने, वो बात इनके मन में इतनी ज़्यादा घर कर गई, इनको बहुत परेशान किया उस बात ने। ये सोचने लगे कि यार मैं जीवित हूँ, उसके बावजूद लोग मुझे ऐसा ताना मार रहे हैं कि मौत के सौदागर की मौत, और मैंने कुछ ऐसा विशेष तो कुछ किया नहीं जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी पदवी मिले कि मौत के सौदागर की मौत। तो इन्हें कुछ बुरा लगा। इनने अपने क्षेत्र से ही मतलब संबंध रखा, कभी इन्होंने ऐसा कुछ गलत तो कुछ किया नहीं था। तो इनको फिर इनके मन में वो बात आई, तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं जीवित हूँ, उसके बावजूद अगर लोग मुझे इतने सारे ताने मार रहे हैं, इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, तो मेरे मरने के पश्चात क्या होगा। तो इनको समझ में आता है ये बात, और काफ़ी टाइम तक ये जो बात इनके मन में चलती है। और फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने मरने के पहले जो है एक वसीयतनामा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक वसीयतनामा। और उस वसीयतनामे में ये अपनी संपत्ति का जितना भी, जो इनकी संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की थी, उस संपत्ति का जो भी ब्याज ब्याज रहेगा,
वो ऐसे लोगों को लिए देना चाहा इनने जिन्होंने मानव कल्याण के क्षेत्र में काम किया। अब मानव कल्याण के लिए जिन लोगों ने काम किया उसके लिए इन्होंने क्षेत्र भी निर्धारित किए थे, जो अपन 5 और 6 क्षेत्र ये देखते हैं। इन क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति मानव कल्याण के उद्देश्य से काम करेगा तो उन्हें यह नोबेल प्राइज दी जाएगी। ठीक है, तो इनकी संपत्ति का जो है लगभग आप ब्याज ब्याज भी देखोगे तो आज वर्तमान में बता रहा हूँ 7.36 करोड़, मतलब 7,36,00,000 के आसपास जो है ये राशि है। ये राशि उन लोगों को प्रदान की जाएगी, ऐसा इन्होंने अपने वसीयतनामा में लिख दिया था। ठीक है, 1895 के आसपास की बात बता रहा हूँ दोस्तों। फिर जो है दोस्तों ये क्या करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जब वसीयतनामा पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इन्होंने इतनी सारी बातें ये लिख दी है। तो फिर क्या करती है स्वीडन की सरकार एक समिति का गठन करती है 1900 में। कब दोस्तों? 1900 में स्वीडन की सरकार नोबल समिति का गठन करती है और उसके एक वर्ष पश्चात ही 1901 से जो है इन पुरस्कारों का वितरण करना प्रारंभ कर देती है। तो 1901 से जो है नोबल पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ कब से हुआ दोस्तों? प्रारंभ भी याद रख लीजिएगा, इनका प्रारंभ हुआ है 1901 से। उस समय 5 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते थे। अब वो 5 क्षेत्र कौन कौन से? देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। भौतिकी के क्षेत्र में यह दिया जाता है। केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। मेडिकल लाइन या चिकित्सा देख लो आप, इसके क्षेत्र में यह दिया जाता है। ठीक है, पीस, शांति के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और ये है लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रारंभिक रूप से यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और दोस्तों फिर जो है आप इकोनॉमी का अगर देखोगे, इकोनॉमी का जो पुरस्कार देखोगे, ये 1968 में स्टैब्लिश किया गया और इसे 1969 से वितरित किया जाने लगा। पहली बार जो है इसको कब दिया गया था? 1969 में। ये कुछ बेसिक बातें आपको पता है, लेकिन इसमें ये जो सारे पुरस्कार है दोस्तों, ये स्वीडन की सरकार द्वारा वितरित किया जाता है। स्वीडन जिसकी राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्वीडन की सरकार द्वारा इसे वितरित किया जाता है। लेकिन जो पीस का जो है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, यह कहाँ की सरकार प्रदान करती है दोस्तों? यह करती है नॉर्वे की सरकार। ठीक है, जो नॉर्वे है जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है और आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको पता है, लेकिन कुछ और बात यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। 1974 तक यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी दिए जाते थे। मतलब जब 1974 है, इससे पहले तक जो है कोई व्यक्ति अगर मर गया है और उसने अच्छा काम किया है तो बाद में उसको यह पुरस्कार वितरित किया जाता था। लेकिन 1974 के बाद मरणोपरांत इन पुरस्कारों का वितरण बंद कर दिया गया है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित थी। इन क्षेत्रों में दिया जाता है और ये व्यक्ति जो है नोबेल पुरस्कार में किस व्यक्ति के नाम से दिया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया था 1913 में, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि इनकी रचना थी और इन्हें यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। ठीक है, आप जानते हो ये सारी बातें। तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार की बेसिक सी बातें हैं जिसको हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया है। तो हाल ही में दोस्तों यह जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आप जानते हो दोस्तों इनकी घोषणा कब की जाएगी? अक्टूबर में। और दिया कब जाएगा? 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को पुण्यतिथि है किनकी? नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इन 3 व्यक्तियों को इकोनॉमी का जो है यह पुरस्कार दिया गया है। अब मैं एक बार आपको सारे वितरण जो जो किए गए हैं अभी तक, जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस व्यक्ति को मिला है उनके बारे में बताता हूँ। पहले हम इकोनॉमी का यह क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इस नाम से जो है इकोनॉमी का जो नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है, इस नाम से भी यह पुरस्कार जाना जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, इस नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1739 में। ठीक है, इस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1739 में। और फिर जो है वितरण कब हुआ इसका? 1869 में पहली बार इसका क्या हुआ? वितरण हुआ। ठीक है, ये बात आपको पता है। विचार, अब जो व्यक्ति हैं इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं? जो ये 3 व्यक्ति हैं इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। 3 जो मेंबर मैंने आपको बताए, इन्होंने अपने इस प्रकार विचार दिया है कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन के लिए यह
पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इस पुरस्कार की राशि कितनी दोस्तों? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। कितने दोस्तों? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के जो है इसकी राशि है। और यह पुरस्कार विजेताओं के बीच में बराबर बराबर रूप में बांट लिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। ये है दोस्तों 3 मेंबर, ये 3 लोग हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले, सबसे पहले जो आप फोटो देख रहे हो, इनका नाम है डेरोन एस मोगलू। जो डेरोन एस मोगलू है, ये है, आप फोटो में देख लीजिए दोस्तों। इनके बाद जो साइमन जॉनसन है, ये है साइमन जॉनसन। और तीसरा नाम है दोस्तों जेम्स ए रॉबिन्स, तो ये है जेम्स ए रॉबिन्स। ये तीनों आप फोटो देख लीजिए, इनके नाम आप यहाँ पर याद रख लीजिए। ये जो डिटेल है इनके बारे में बताई गई है कि इन्होंने किस क्षेत्र में कहाँ से कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप केवल इनका फोटो देखो और आप इनका नाम समझो। आपसे केवल यही पूछा जाएगा इन व्यक्तियों ने जो प्राप्त किया है ये नाम क्या क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र से संबंधित आपको 4 नाम दे दी जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने जो है इसमें योगदान नहीं दिया है तो आपको वो नाम अलग से छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। थोड़ा सा अब जो 2024 में जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है उन्हें किस क्षेत्र में मिला है और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, सारी बातें हम यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेते हैं ताकि 2024 के नोबेल पुरस्कार हमारे यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे प्राप्त हुआ है? तो ये है विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूवकुन। क्या नाम दोस्तों? एम्ब्रोज और रूवकुन। ये 2 नाम आप याद रख लेना। इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में जो है दिया गया है यह पुरस्कार। इन्होंने क्या किया है दोस्तों? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इनकी भूमिका निभाई है। किसमें दोस्तों? माइक्रो आरएनए की खोज करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किनने? विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूवकुन ने। तो ये नाम याद रखना। अगला दोस्तों, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य में दोस्तों हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, ऐसी रचना के लिए जो इन्हें हांगकांग को जो है इस क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार एक और नाम याद रखना दोस्तों, जॉन जे हॉपफील्ड और हिंटन। हॉपफील्ड और हिंटन जो है इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है और इन्होंने ऐसी आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को भी सक्षम बनाता है, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है दोस्तों? अपना योगदान दिया है। इसीलिए यहाँ पर इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का। हॉपफील्ड और हिंटन, भौतिकी, ये नाम याद रखना। रसायन में दोस्तों, रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है 2 व्यक्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, 2 नाम, एक डेविड बेकर है और एक डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर। आपको देखो नाम सब जटिल है दोस्तों, आपको बेकर याद रखना है। पहली बात तो ये बेकरी जो है रसायन में आप यूज करते हो, बेकरी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो बेकर यहाँ पर रसायन से संबंधित है और इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है रसायन का। और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, इन दोनों को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार याद रख लीजिएगा। देखो दोस्तों, नोबेल की अगर मैं बात करूं, नोबेल शांति का पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में? तो यहाँ पर निहोन हिदानक्यो, ये जापान का एक संगठन है जिसे हिबाकुशा के नाम से भी हम जानते हैं। आतंकी गतिविधियां ना बढ़े, आतंकी जो है या परमाणु परीक्षण जो है इस पर रोक लगाया जा सके, परमाणु जैसे हथियारों का किसी प्रकार से उपयोग भी ना हो, ना इनका निर्माण हो, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है? अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने यहाँ पर रोल निभाया है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर इन्हें जो है निहोन हिदानक्यो को यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिस रिक्सबैंक पुरस्कार। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्वेरिस रिक्सबैंक पुरस्कार किस पुरस्कार को और अन्य नाम से जाना जाता है? इकोनॉमी के पुरस्कार को स्वेरिस रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में हमने तीनों के नाम पढ़ लिए दोस्तों, डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स। इन तीनों को इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? संस्थाएं कैसे ही बनती है और उनकी समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको इस प्रकार याद रखनी है जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट सेगमेंट है पूरी तरीके से यहाँ पर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला है दोस्तों, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एवं महिला वर्ग ने कौन सा पदक हासिल किया है? दोस्तों कांस्य पदक।
एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत की पुरुष एवं महिला टीम जो है, इन दोनों ने ही दोस्तों क्या किया है, कांस्य पदक प्राप्त किया है। यह लगातार इनका तीसरा कांस्य पदक है। आपको ये याद रखना है पदक कौन सा है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में इन खेलों का आयोजन हुआ है। बस इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है। बाकी ये बात भी आप देख लीजिए कि भारत का इस स्पर्धा में लगातार कौन सा तीसरा कांस्य पदक था। ये नाम याद रखना दोस्तों, अहिका और सुतीर्था, ये एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला युगल जोड़ी बनी थी। भारतीय पुरुष टीम की अगर मैं बात करूं तो भारतीय पुरुष टीम ने लगातार तीसरा कांस्य पदक यहां पर हासिल किया है और भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से 3-0 से हार कर कांस्य पदक जीता है। ये चीनी ताइपे से हार चुके हैं। ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या अब कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई है, जिनमें सभी जो है हमारे पास कौन से हैं, कांस्य पदक है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी है जो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के पश्चात जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन किस दिन हटाया गया। दोस्तों 13 अक्टूबर के दिन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के तत्पश्चात ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया। राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में काफी टाइम से लगा हुआ था, जो आप जानते हो 2019 में जब इनका विभाजन किया गया था तभी से। अभी दोस्तों यहाँ पर एक नई सरकार बनेगी, इसी बात को ध्यान में रखकर तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन यहाँ से हटा लिया गया है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझते हैं। अभी हाल ही में यहाँ चुनाव संपन्न हुए थे और रिजल्ट भी इसका आ चुका है। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रपति शासन को हटाया गया है। ज्ञातव्य हो कि 31 अक्टूबर 2019, कब दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और हाल ही में 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन आधिकारिक रूप से हटा लिया गया। ठीक है, हटाया कब है दोस्तों, 13 अक्टूबर 2024 को। लगाया था कब, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, आगे हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी जो है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस, इसने गठबंधन के रूप में विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, नाम याद रखना दोस्तों, उमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना गया है और वह जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कौन, उमर अब्दुल्ला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है यदि उन्हें विश्वास हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि यदि किसी राज्य में संविधान की जो बातें हैं इनको ध्यान में रखकर यदि शासन नहीं चलाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आर्टिकल 356 में यह बात कही गई है। आपको ये बात भी यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के दिन अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिलाओं को सम्मान देने जो है दिवस मनाया जाता है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस, ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस। दोस्तों आप जानते हो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनका योगदान लगभग विश्व की आबादी का 22% है, लेकिन जितनी उनकी आबादी नहीं है उनसे कहीं ज्यादा उनका योगदान है देश के आर्थिक विकास में भी, देश के कल्याण में भी। अगर आप 2024 की थीम के बारे में देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था, ये देख लीजिए 2007 में। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों क्या है इसकी कहानी ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। तो ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 2007 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण गरीबी को मिटाने में स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता देना है। ठीक है, ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जो है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाना जिसमें महिलाओं का योगदान है, इसलिए आज उनको हमें अच्छे से याद रखना चाहिए उनके महत्व को। खाद्य सुरक्षा में सुधार करना, ठीक है, ग्रामीण गरीबी को मिटाने में स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो तथा उनके योगदान को हम क्या करते हैं, आज के दिन याद करते हैं। ठीक है, कृषि, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी बात को हम क्या देते हैं, आज मान्यता देते हैं। 2024 में इस महत्वपूर्ण दिवस का जो विषय है
वह यह है कि ग्रामीण महिलाएं हमारे सामूहिक भविष्य के लिए प्रकृति को बनाए रखती है। हमारे सामूहिक भविष्य के लिए प्रकृति को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? ग्रामीण महिलाओं की। ठीक है, ग्रामीण महिलाएं वैश्विक आबादी का लगभग 22% हिस्सा है, फिर भी उनका योगदान उनकी संख्या से कहीं ज्यादा है। ये बात भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं विश्व की आबादी का लगभग 22% ही है, लेकिन इनका योगदान इनकी आबादी से कहीं ज्यादा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाल ही में किसे जेम पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जेम पोर्टल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? एल सत्य श्रीनिवास को। ठीक है, एल सत्य श्रीनिवास जो है अब क्या होंगे दोस्तों? जेम पोर्टल के सीईओ नियुक्त हो जाएंगे। जेम क्या है दोस्तों? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 2016 को। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना। श्रीनिवास भारतीय राजस्व सेवा के 1991 बैच के क्या है दोस्तों? अधिकारी है, और इस पोर्टल ने वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया है तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया है। जेम जो है दोस्तों, यह है आपका एक सरकारी पोर्टल, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है दोस्तों। मार्केट प्लेस देखो, अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो गवर्नमेंट का क्या है दोस्तों? ई मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मतलब यहाँ पर जो है वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती है। यह पूर्णतः सरकार के स्वामित्व की एक ये जो है पोर्टल है, जिसमें सरकार का ही पूरी तरीके से इसमें क्या है दोस्तों? स्वामित्व है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें सरकार द्वारा जैसे खरीदी या कुछ भी चीज प्रोडक्ट बेचना हो तो उसके लिए एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें आप अपने अनुसार उसको जो भी आपके खरीदी के लिए जो भी आपके लिए आवश्यक है उसको आप खरीद सकते हो। तो ये एक अच्छा पोर्टल है, और यहाँ पर इसका सीईओ और सीएमडी जो है वर्तमान में इसको किनको बनाया गया दोस्तों? श्री एल सत्य श्रीनिवास को। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? याद रख लीजिएगा। दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं अब हमारे कल के क्वेश्चन का। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हम हर रोज हमारा करंट अफेयर्स का सेशन जब प्रारंभ करते हैं तो अच्छे से उसको देख लेते हैं, फिर कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी साथ में यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारा रिवीजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों पहले प्रश्न की, तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर हेल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसको दिया गया है। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है दोस्तों 105। इससे पहले जो है 2023 में भारत का स्थान 111 था। जर्मनी की एक एजेंसी है, उसके द्वारा जो है इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। बेलारूस इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में 2024 का दूसरा आर्मी कमांडर सम्मेलन 10 अक्टूबर को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये सिक्किम के गंगटोक में आयोजित किया जाएगा। 2 चरण में होगा, पहला यहाँ पर है और दूसरा नई दिल्ली में। ठीक है, तीसरी बात करते हैं दोस्तों आगे की। हाल ही में इंडिया डिजिटल एग्रो कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। यहाँ पर डिजिटल एग्रो कॉन्फ्रेंस जो होगी, जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित बात की जाएगी। किस प्रकार दोस्तों किसान जो है परंपरागत रूप से जो कृषि कर रहा है उस कृषि से अलग टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपनी कृषि को शुरू करे, इस बात पर यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते दोस्तों यूनिसेफ को स्वास्थ्य एवं पोषण की आपूर्ति के कर्ता के रूप में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तीसरा जो है यूनिसेफ जो है यूनिसेफ के लिए स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित जो भी वस्तुएं इनकी आपूर्ति करने में भारत के स्थान कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर तीसरा है। इसको भी हमने अच्छे से देख लिया था। अंतिम प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस पहल का प्रारंभ किया गया, जिससे हाल ही में WHO द्वारा सराहा गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा दोस्तों। और आज का हमारा सेशन जो है लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमसे जुड़े रहिए। डेली का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वो मुद्दे में लेकर आता हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। वैसे तो दोस्तों दिन भर में बहुत सारा करंट रहता है, आप जानते हो, लेकिन वही जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी बातें मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।